हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम सजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट में क्लास 6 का चैप्टर भूगोल का फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमने सौरमंडल में पृथ्वी टॉपिक पढ़ा था। पिछले वीडियो के अंदर हमने नक्षत्र, ध्रुव तारे, या तक कि खगोलीय पिंड है और सौरमंडल के अंदर संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। और उसमें हमने देखा था कि सौरमंडल की परिभाषा क्या है और रोमन कहानियों के अनुसार सौरमंडल का नामकरण कैसे हुआ, सौरमंडल की खोज किसने की, या तक कि सौरमंडल में स्थित जो ग्रह हैं उनकी गति का नियम क्या है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसके अंदर हम सौर परिवार के सदस्यों के जो सोलर सिस्टम है उनके बारे में समझेंगे और उनके प्रत्येक सदस्य, चाहे वो सूर्य हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, अरुण हो, वरुण हो, चाहे कोई भी हो, उन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अपन लेकर आए सौरमंडल और सौरमंडल के परिवार का जो मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सा ग्रह किस क्रम में स्थित होता है, और उस क्रम को याद रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सौर परिवार का मुख्य जो पहलू यही होता है कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो चट्टानी ग्रह होते हैं और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो मुख्य रूप से गैसीय होते हैं। यदि अपन को क्रम रूप से इन ग्रहों के नाम याद नहीं रहे तो वो सारे अपन के मिक्सर हो जाएंगे और उत्तर देना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अपन सौर परिवार के सदस्यों को डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो सौर परिवार का जो मुख्य है वो कौन हुआ, सूर्य हुआ। तो याद रख लेना है, हमारे जो पृथ्वी का जो सौरमंडल है उनका जो मुख्य है वो कौन है, सूर्य। यदि अपन को सर्वप्रथम देखते हैं तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह, जिसे इंग्लिश में से मरकरी के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, मरकरी। तो बच्चों आपसे काफी बार सवाल पूछ लेता है कि सूर्य के निकटतम ग्रह तो कौन सा हुआ, बुध ग्रह। कौन सा ग्रह हुआ, बुध ग्रह है, वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यदि अपन को यह देखा जाए तो बुध ग्रह है वो घूर्णन गति नहीं करने के कारण आधा भाग हमेशा ज़्यादा गर्म रहता है, आधा भाग लगभग क्या रहता है, ठंडा रहता है, जिसके कारण आधा भाग में गर्मी ज़्यादा और आधे भाग में ठंडक ज़्यादा पाई जाती है। और आपको मालूम ही है अन्य ग्रहों की तुलना में ये जो बुध ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उसमें भी समय कम लेता है। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उसमें भी समय क्या लेता है, ये बहुत ही कम लेता है। और यदि अपन इसके जस्ट अगले बात ग्रह की करें तो इसका दूसरे ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। क्या नाम है, शुक्र ग्रह। तो पहला ग्रह हो गया बुध ग्रह, दूसरा कौन सा है, शुक्र ग्रह, जिसे इंग्लिश में विनस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, विनस। यदि अपन शुक्र ग्रह कहें तो शुक्र ग्रह रात्रि को चमकने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। रात्रि को चमकने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। यदि आपसे पूछ ले बच्चों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह में कौन सा ग्रह आएगा बच्चों, शुक्र ग्रह। कौन सा है, शुक्र ग्रह। वैसे तो बच्चों आपको मैं हर ग्रह की विस्तार से विश्लेषण के साथ आपको विशेषता बताऊंगा, लेकिन कुछ हम इस डायग्राम के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हुआ, शुक्र ग्रह हुआ। यदि अपन इस शुक्र ग्रह को कहाँ देखा जाए तो इसे आकृति है या उसकी स्वभाव है वो लगभग पृथ्वी से मिलते हुए हैं। आकृति और स्वभाव क्या है, लगभग पृथ्वी से मिलते हुए हैं। इस कारण से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इस ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो अपन तीसरे ग्रह की बात करें वो हमारी पृथ्वी है। तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। इसे अपन जीवनदायिनी ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अन्य सभी जो ग्रह हैं उसके ऊपर कहीं भी जीवन संभव नहीं है, लेकिन एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी, जहाँ पर क्या मिला है, जीवन मिला। क्या मिला है, जीवन। ये 33 नंबर जो पृथ्वी है जिसे इंग्लिश में अर्थ भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के जीवन के लिए क्या है, अनुकूल है। और ये जो ग्रह, जो पृथ्वी ग्रह है वो सूर्य के चारों जो परिक्रमा है वो लगभग 365 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, 365 दिनों में पूरा करता है। और साथ में जो पृथ्वी ग्रह है वो घूर्णन गति भी करता है। कौन सी गति करता है, घूर्णन गति।
और देखो बच्चों, एक बात याद रखना, एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। देखो दोनों में थोड़ा ही अंतर है, लेकिन यही अंतर काफी बड़ा सवाल का उत्तर बन जाता है। जैसे घूर्णन का अर्थ होता है कि किसी एक बिंदु के ऊपर ही चक्कर लगाना, वो क्या कहलाता है? घूर्णन गति। वापस लेना, किसी एक बिंदु के ऊपर ही पूर्ण रूप से चक्कर लगाना, क्या कहलाता है? घूर्णन गति। और फिर बाद में परिक्रमण, किसी तारे के चारों ओर जो चक्कर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति क्या हुई? जैसे ये मैं बच्चों सामने ये पेन रख रहा हूँ, ये पेन जैसे ये घूम रहा है मेरे, तो ये कौन सी गति हुई? घूर्णन गति, क्योंकि एक ही सेंटर के ऊपर ये क्या हो रहा है? चक्कर लगा रहा। और यदि मैं इस तरह चारों ओर घुमा रहा हूँ, इस तरह चारों ओर घुमा रहा, तो वो कौन सी गति हुई? परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति एक निश्चित सेंटर पर होती है और परिक्रमण गति निश्चित सेंटर से ना होकर चारों तरफ घूमते हुए दिखाई देती है। यदि अपन अगले ग्रह की बात करें तो वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सबसे, आपने देखा होगा इसकी जो दशाएं हैं वो लगभग थोड़ी बहुत पृथ्वी से मिलती हुई हैं। वायुमंडल के अंदर काफी संभावना भी देखी जाती है और ये लाल रंग के रूप में दिखाई देता है। यदि मंगल ग्रह को इंग्लिश के अंदर मार्स कहते हैं, क्या कहते हैं? मार्स। देखो मंगल ग्रह है और ये पृथ्वी के नजदीक होने के साथ साथ इसके ऊपर जीवन की संभावना भी देखने को मिलती है। यदि अपन अगला ग्रह की बात करें उससे पहले कुछ एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। ये हमने जो प्रारंभ के 4 ग्रह, प्रथम 4 ग्रह की बात की हमने, कितने ग्रह की बात की बच्चों? प्रथम 4 ग्रह, जिसमें हम पहले पढ़े थे बुध, दूसरा हमने पढ़ा था शुक्र, तीसरा हमने पढ़ा था पृथ्वी और चौथा हमने अंतिम रूप से पढ़ा था हमने मंगल। ये चारों ग्रह जो हैं पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पार्थिव ग्रह। याद रख लेना है, प्रारंभ के जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। वापस याद रख लेना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों के चारों जो ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। काफी बार बच्चों आपसे पूछ लें पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, क्या पूछ लिया जाए? पार्थिव ग्रह क्या होता है? तो पार्थिव ग्रह वे ग्रह होते हैं जो पूर्ण रूप से चट्टान से बनते हैं या चट्टानों से बने हुए होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। अब अपन बढ़ते हैं अगला ग्रह बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जुपिटर अंग्रेजी में कहते हैं। देखो बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है जिसके चारों ओर बहुत बड़ा गैस का क्या है लगा हुआ? आवरण लगा हुआ। गैस का क्या लगा हुआ? आवरण, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह। और बृहस्पति ग्रह है वो आकार में अन्य ग्रहों की तुलना में क्या है? बड़ा भी है। क्या है? आकार में अन्य ग्रहों की तुलना में क्या है? बड़ा है। और बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में एक क्वेश्चन भी बनता है बच्चों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं? याद रख लेना बच्चों, मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले पिंडों किस नाम से जानते हैं? तो अपन उसको कहेंगे क्षुद्र ग्रह। क्या कहेंगे बच्चों? क्षुद्र ग्रह। तो याद रख लेना है, क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में ही पाए जाते हैं। अगले अपन बिंदु की बात करें तो है ग्रह शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। और आपको मालूम ही है शनि ग्रह है वो घनत्व के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा घनत्व है वो शनि ग्रह का ही है। घनत्व के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो किसका है? शनि का है। और साथ में इसमें उपग्रह भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। यदि अपन शनि ग्रह है के बाद में यदि अगले ग्रह की बात करें जो उसका नाम है यूरेनस। कौन सा ग्रह है? यूरेनस ग्रह है जिसकी जो परिक्रमा होती है वो शुक्र ग्रह के समान होती है। किस तरह होती हैं? शुक्र ग्रह के समान। देखो आमतौर पर अधिकांश जो ग्रह हैं वो चक्कर हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाते हैं। याद रख लेना बच्चों, अधिकांश जो ग्रह हैं वो परिक्रमण करते समय अपने जो चक्कर होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण, शुक्र व अरुण ग्रह जो हैं वो मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम की तरफ, किस तरफ बच्चों? पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। याद रख लेना कि
सौरमंडल में पाए जाने वाले ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनकी जो गति है या परिक्रमण काल होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है? तो बच्चों उसका है शुक्र और अरुण। कौन है बच्चों? शुक्र और अरुण। यदि अपन अगले बात करें नेपच्यून, कौन सा ग्रह है? नेपच्यून ग्रह है, जो पृथ्वी के ग्रह की जो संख्या के आधार पर देखा जाए तो ये 8वां ग्रह है। संख्या के आधार पर देखा जाए कौन सा ग्रह है? ये 8वां ग्रह है। देखो बच्चों, प्रारंभ के अंदर 4 ग्रह हमने क्या पढ़े थे? चट्टानी ग्रह। और बाद के जो ग्रह होंगे वो कौन से होंगे? गैसीय ग्रह। कैसे ग्रह है? गैसीय ग्रह, जिसे अपन जोवियन ग्रह भी के नाम से भी जानते हैं। तो अपन अंतिम जो ग्रह बचता है वो जो 9वां है वो कौन सा है? प्लूटो। कौन सा है? प्लूटो। देखो ये प्लूटो जो ग्रह है वो लगभग बहुत ही कुछ समय पहले ही खोजा गया था, लेकिन वर्तमान में बच्चों इस ग्रह को ग्रह की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। देखो वर्तमान में याद रख लेना है, मुख्य रूप से 8 ग्रह ही हैं, लेकिन आपकी पुस्तक के अनुसार 9 ग्रह पढ़ने को मिल रहे हैं। आपकी पुस्तक के अनुसार क्या मिल रहा है? कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा सौरमंडल के परिभाषा में आपने 9 ग्रह के बारे में पढ़ा था, लेकिन आपके पुस्तक के अनुसार 8 ग्रह भी आपके डायग्राम में दिए हुए हैं और मुख्य रूप से 8 ग्रह ही हैं। 9वां जो ग्रह था प्लूटो, उसे ग्रह की लिस्ट से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। ग्रह की लिस्ट से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। उसे बाहर निकालने का सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि प्लूटो ग्रह है वो हमेशा नेपच्यून ग्रह, कौन सा ग्रह? नेपच्यून ग्रह उसकी परिक्रमा को आपस में काटता है। परिक्रमा को क्या करता है? आपस में काटता है। यदि आपसे बच्चों पूछ लिया जाए प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से बाहर निकालने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो एक ही कारण है, ये नेपच्यून जो ग्रह है उसकी परिक्रमा को कौन काटता है? प्लूटो काटता है। और आपको मालूम होना चाहिए ग्रह एक ऐसी परिक्रमा होती है जो किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा को ना काटे। ग्रह हमेशा अन्य किसी परिक्रमा को ना काटे तो वो ग्रह है, यदि परिक्रमा काटे तो वो ग्रह नहीं हो सकता। इस तरह ये क्या बन गए? हमारे पूर्ण रूप से सौरमंडल के 9 ग्रह हो गए। अंतिम जो 4 ग्रह हैं, जैसे अपन को जिसे अपन कहते हैं जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह, याद रख लेना। अंतिम 4 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले बृहस्पति। कौन सा बच्चों? बृहस्पति। दूसरा अपन का कौन सा है? शनि। कौन सा है बच्चों? शनि। तीसरा यूरेनस। तीसरा कौन सा है? यूरेनस। और चौथा कौन सा है? नेपच्यून। कौन सा बच्चों? नेपच्यून। ये 4 जो ऐसे ग्रह हैं जो कैसे ग्रह कहलाते हैं? जोवियन ग्रह। याद रखना, जोवियन का अर्थ भी होता है गैस से बना हुआ। जोवियन का अर्थ क्या होता है बच्चों? गैस से बना हुआ। तो ये अंतिम 4 ग्रह जैसे बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है, पूर्ण रूप से चट्टानों से ना बनकर गैस से बने हुए हैं। और प्रारंभ के जो 4 है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है, वो पूर्ण रूप से किससे बने हुए? चट्टानों से बने हुए। इस तरह हम पूर्ण रूप से सौरमंडल के अंदर अपन प्रत्येक जो ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है, शुक्र है, नेपच्यून है, इन सब की विशेषता के साथ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य के। किसको लेते हैं? सूर्य से। हम सौरमंडल के परिवार के सदस्यों की बात करें तो हमारा जो मुख्य है वो कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। तो आज हम सर्वप्रथम सूर्य की पूर्ण रूप से इनकी विशेषता पढ़ेंगे। तो सूर्य की यदि विशेषता देखें तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। यदि सौरमंडल का यदि अपन देखें तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तारे हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल से बहुत क्या पड़ रहे हैं? दूर पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे निकटतम कौन हुआ? सिर्फ सूर्य ही हमारा तारा है। यदि अपन सेकंड बिंदु की बात करें, सूर्य गैसीय गोला है। सूर्य के अंदर क्या है? गैस पाई गई है। वो भी कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। तो याद रख लेना है सूर्य के अंदर कौन सी गैसें भरी हुई है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो जिसमें हाइड्रोजन 71%। याद रख लेना सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी % होती है? 71%। और हीलियम की मात्रा 26.5%। याद रख लेना हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5%। वह अन्य जो तत्व होते हैं वो 2.5% पाए जाते हैं। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए बच्चों कि सूर्य के अंदर पाए जाने वाली प्रमुख गैसें हाइड्रोजन व हीलियम है और इसके अलावा 2.5% है वो अन्य तत्व के रूप में पाए
जाते हैं। यदि अपन इसमें देखें तो हाइड्रोजन व हीलियम केंद्र में नाभिकीय संगठन द्वारा, देखो हाइड्रोजन हीलियम है वो सूर्य के केंद्र में एक नाभिकीय संगठन के द्वारा आपस में अभिक्रियाएं करता है। क्या करता है? अभिक्रियाएं करता है, जिससे सूर्य से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। मतलब हाइड्रोजन प्लस हीलियम दोनों अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के दौरान वो क्या मुक्त करता है? क्या करता है? मुक्त ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है? ऊर्जा। तो याद रख लेना है, सूर्य के अंदर ऊर्जा निकलने का मुख्य कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही है, और ये हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाने के कारण ही सूर्य ऊष्मा निर्धारण या ऊष्मा निष्कासन करता है। यदि अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। देखो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकंड। देखो बच्चों, एक बात याद रख लेना है कि कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जिसमें 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा हुआ है और कुछ पुस्तकों में 8 मिनट 32 सेकंड भी लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो संख्या है वो 8 मिनट है। कौन सी संख्या है? 8 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। एक बात और याद रख लेना है कि सूर्य के प्रकाश है वो पृथ्वी पर जो पहुंचने में जितना समय लेता है वो है 8 मिनट 16 सेकंड, तो यही है। लेकिन प्रकाश को मापते किस में? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर जो आता है उसको मापने के लिए जो पद्धति होती है वो है प्रकाश वर्ष। कौन सा है? प्रकाश वर्ष। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कौन सी प्रवृत्ति से मापा जाता है? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष के अंदर एक वर्ष के अंदर सूर्य का प्रकाश जितना पृथ्वी पर पहुंचा है उसी अवधि को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। यदि अपन और बात करें तो इसमें अगले जो हमारे ग्रह हैं वो बुध ग्रह। हमने पढ़ा था सौरमंडल के परिवार में मुख्य तो कौन है? सूर्य है। उसके बाद हमने ग्रह पढ़े थे, मुख्य रूप से 8 है, और 9वां ग्रह जो प्लूटो था वो हमने ग्रह की जो लिस्ट था उससे बाहर निकाल दिया था। तो उन 8 ग्रह कौन कौन से थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। ये सारे जो ग्रह थे उन ग्रहों में से सबसे पहला जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है बच्चों? बुध ग्रह। अब इस बुध ग्रह के अंदर बुध ग्रह की पूर्ण विशेषता देखेंगे तो सबसे पहली विशेषता क्या है? ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। याद रख लेना, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। याद रखना बच्चों, ये 2 क्वेश्चन बन गए हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध हो गया। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। और सूर्य के सबसे निकटतम भी है, और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी माना जाता है वो कौन सा है? बुध। यदि आपसे पूछ लिया जाए बच्चों सूर्य का निकटतम, तो आपको मालूम हो गया सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह का नाम पूछा जाए तो बच्चों तो उसका नाम है नेपच्यून। और यदि नेपच्यून के बाद यदि अपन देखते हैं, जिसे हम पहले ग्रह की लिस्ट में लेते थे लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया, उसका नाम था प्लूटो। कौन सा था? प्लूटो। तो निकटतम तो कौन सा हो गया बच्चों? बुध। और दूर कौन सा हो गया? नेपच्यून। कौन सा हुआ? नेपच्यून है। ये सबसे क्या हो गया? दूर हो गया। और ये क्या हो गया? सबसे निकट। ये सबसे छोटा हो गया। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा हो गया बच्चों? बृहस्पति। याद रख लेना, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे निकटतम बुध और सबसे दूर नेपच्यून। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें, इस ग्रह पर अति गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। देखो इस ग्रह पर यदि दिन देखते हैं तो बहुत ही गर्म होते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, और रातें क्या होती है? बर्फीली। मैंने आपको जब सौरमंडल के सदस्य उनके परिवार के बारे में विश्लेषण बताया था, एक बात कही थी कि ये जो ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है। अपने अक्ष पर क्या नहीं करता है? घूर्णन नहीं करता है। और घूर्णन ना करने के कारण उसकी एक साइड तो प्रकाश युक्त हो जाती है और दूसरी साइड को प्रकाश नहीं मिल पाता है। और जिस साइड प्रकाश मिलता है वो तो गर्म हो जाता है, और जिस साइड प्रकाश नहीं मिलता है, सॉरी प्रकाश मिलता है उस साइड तो वो गर्म हो जाता है, और जिस साइड प्रकाश नहीं मिलता है वो ठंडी रह जाती है और बर्फ पर जम जाती है। ऐसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो ये हमारा बुध ग्रह है और ये हमारा सूर्य है, और जिस साइड ये प्रकाश मिला है वो तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और जिस साइड ये प्रकाश नहीं मिला है वहां पर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और क्या जम जाएगी? बर्फ जम जाएगी। तो अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें, बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम
केवल 88 दिनों में पूरा करता है। याद रखना, बुध ग्रह है वो सूर्य की ओर क्या लगाता है, परिक्रमा लगाता है। वो कितने दिनों में पूरी करता है, सिर्फ 88 मतलब 88 दिनों के अंदर पूरा करता है। एक बात याद रखना बच्चों, हर ग्रह है वो पृथ्वी की तरह, हर ग्रह है वो पृथ्वी की ही तरह सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है, चक्र लगाता है। और उन चक्र लगाने की जो अवधि है वो ग्रह की जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनकी अवधि भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। याद रख लेना है, सबसे कम अवधि में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध है। याद रख लेना, यहाँ पर ये सवाल भी देख लो, सबसे कम अवधि के अंदर सूर्य के ओर चक्कर लगाने वाला कौन है, बुध है, जो 88 दिनों में पूरा करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, नेपच्यून। कौन सा है, नेपच्यून। देखो एक आपको मैं उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि जो चीज हमारे जितनी नजदीक होगी वो हमारी परिक्रमा उतनी क्या करेगी, अधिक जल्दी करेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये पेन है मेरा, तो यदि ये मेरे चारों ओर इस तरह चक्कर लगाएगा तो वो क्या होगा, जितना मेरे पास है उतनी कम समय लेगा। और यदि इतना मैं दूर रखकर ऐसे यदि परिक्रमा लगाऊंगा तो मेरे जितना दूर रहेगा वो परिक्रमा में समय भी उतना अधिक लेगा। तो ये बात याद रखना है। तो बुध ग्रह सूर्य के निकट होने के कारण समय कम लेता है और नेपच्यून ग्रह सूर्य से दूर होने के कारण समय ज्यादा लेता है। यदि अगले बिंदु की बात करें, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है इसलिए यह जीवन संभव नहीं है। देखो इस ग्रह पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इस कारण से जीवन संभव नहीं। तो इसमें क्या बात है कि देखो पृथ्वी के ऊपर क्या पाया गया, वायुमंडल, और साथ में जीवनदायिनी गैसें पाई गई है। और जीवनदायिनी गैसें पाए जाने के कारण ही हमारा यह जीवन संभव हुआ है। जबकि बुध ग्रह के ऊपर कोई प्रकार का वायुमंडल नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिसके अंदर क्या है, वायुमंडल है, लेकिन जीवनदायिनी गैसें नहीं है। तो वायुमंडल पाया नहीं जाता है, इस कारण यह जीवन भी संभव नहीं है। एक शब्द आया है बच्चों हमारे यहाँ, वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, तो याद रख लेना है, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को, याद रखो बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल। आपने काफी बार आपने देखा होगा एक लिफाफा होता है, लिफाफा होता है और उसके अंदर एक कोई भी पोस्ट कार्ड डाला जाता है, तो कार्ड के ऊपर जो लिफाफा होता है वो क्या होता है, उसका आवरण होता है। क्या होता है बच्चों, आवरण होता है। और वही उसी प्रकार पृथ्वी उस कागज है और उसके चारों ओर वायु क्या हो गया, लिफाफा हो गया, जो उसके चारों ओर क्या दिया हुआ, आवरण दिया हुआ है। अगले बिंदु की बात करें, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। देखो याद लेना है, शुक्र है, बुध है, शुक्र है, बुध है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन पृथ्वी है, शनि है, नेपच्यून है, अरुण है, वरुण है, लगभग इनके क्या है, उपग्रह पाए गए। और मैंने आपको शुरुआत के अंदर ये बोला था कि उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह होता है, एक क्या होता है, प्राकृतिक उपग्रह होता है। कृत्रिम उपग्रह वो उपग्रह होते हैं जो मानव द्वारा टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी के माध्यम से बनाए हुए होते हैं। जैसे भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा छोड़े गए हैं, जैसे भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल, ये सब क्या है, भारत के द्वारा छोड़े गए कृत्रिम उपग्रह। जैसे मैं एक पर नाम लिख देता हूं, आर्यभट्ट, जो 1975 के अंदर भारत के द्वारा छोड़ा गया। दूसरा भास्कर 1 1979, तीसरा एप्पल 1981 और चौथा रोहिणी, ये 1980 है और ये 1981। तो याद रख लेना है, ये सारे के सारे कौन से उपग्रह हुए, कृत्रिम उपग्रह। कौन कौन से, आर्यभट्ट 1975, भास्कर 1 1979 और एप्पल 1980 और रोहिणी 1981। और चंद्रमा है हमारा, कौन, चंद्रमा है वो हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह। आपने एक सिद्धांत पढ़ा था, यदि बिग बैंग सिद्धांत, जो आपकी अगली बुक्सों में मिलेगा पढ़ने को, जिसमें यह कहा जाता गया है कि जब सूर्य एक ब्रह्मांड के अंदर एक आग का गोला था तो इसके अंदर एक भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से ये टुकड़े बिखर गए, जिससे कुछ ग्रह बन गए और कुछ उपग्रह बन गए और कुछ उल्कापिंड और कुछ क्षुद्र ग्रह का निर्माण कर दिया गया। तो इसी तरह इसका निर्माण हुआ है। अगले यदि बिंदु देखते हैं तो बुध ग्रह का घनत्व 5.44 घन मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। याद रख लेना, सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो शनि ग्रह का है। किसका है, शनि ग्रह का। याद रख लेना, सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। और सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है,
कौन सा है वह? बुध ग्रह। क्यों? आपको मालूम ही है जितना दूर जितना ठंडा होगा उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जितना गर्म होगा उसका घनत्व उतना ही कम होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, एक जल और बर्फ लेते हैं। क्या लेते हैं? जल और बर्फ। तो बताइए इन दोनों का घनत्व में से सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? बर्फ का होगा। क्योंकि वो ठोस रूप में पाया जाता है और द्रव्य रूप में और गैसीय रूप में जो भी अवस्था पाई जाती है उसका घनत्व क्या होता है? हमेशा कम होता है। और ठोस अवस्था होती है उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। यदि अपन इसमें देखें तो इसको ज्ञात करने की जो इकाई है वो क्या है? 5.4 घन मीटर प्रति सेंटीमीटर। अब अपन इसके अंदर अगले जो हमारा ग्रह है वो है शुक्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज हमने सौरमंडल के परिवार के सदस्यों के बारे में हमने डायग्राम के माध्यम से पढ़ा है। उनको मैंने एक एक बिंदु को आपको अच्छी तरह से समझाया भी है। तो अब अपन ने सूर्य और बुध तो ले ही लिया है, अगला अपन लेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, और उसके लिए अपन डायग्राम के माध्यम से हर चीज को अच्छी तरह से समझाएंगे। धन्यवाद।